वेलकम टू एमएफएल लाइफ। मैं जिनकी मैंने आपका स्वागत करता हूँ। चलिए शुरुआत करते हैं लेसन नंबर 11। तो अभी तक हमने जितनी भी सारी चीजें सीखी थी, फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस, कैश फ्लो, रिस्क मैनेजमेंट, ये सारी पजल्स को अभी हमको एक साथ करना है ताकि हमारा एनालिसिस स्ट्रांग हो और हमारी एक्यूरेसी बढ़ जाए और प्रोबेबिलिटी भी बढ़ जाए। अब हम देखेंगे कि हम लोग स्टॉक्स कैसे सिलेक्ट करते हैं। तो दो तरीके हैं, टॉप डाउन अप्रोच एंड बॉटम अप अप्रोच। टॉप डाउन का अप्रोच का मतलब होता है कि हम लोग पहले इकोनॉमी का एनालिसिस करें, फिर सेक्टर का एनालिसिस करें, फिर कंपनी का एनालिसिस करें। अगर मैं एग्जांपल बोलूँ तो अभी जैसा इकोनॉमी जो है रिसेशन के अंदर है, राइट, इसके अंदर हम पर्टिकुलर सेक्टर सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर हम लोग सेक्टर मतलब ग्रोइंग सेक्टर देख सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर देख सकते हैं, ठीक है, पेंट इंडस्ट्री देख सकते हैं। उसके अंदर हम लोग एशियन पेंट्स चूज कर सकते हैं, ठीक है। सो ये एक तरीका है। अब दूसरा तरीका है बॉटम अप। मतलब क्या है, कंपनी का एनालिसिस करें, फिर सेक्टर का एनालिसिस करें, फिर इकोनॉमी का एनालिसिस करें। Okay? अब इन दोनों तरीकों में से सही तरीका कौन सा है? तो हमें किसी भी एक तरीके के अंदर नहीं जाना चाहिए। जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ कि हमें हर चीज को कंबाइन करना है लॉजिकली, कॉमन सेंस के हिसाब से। जैसा हमने फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस को भी कंबाइन किया हुआ है, तो वैसे ही हम यहाँ पे भी वी विल कनेक्ट बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स। तो अभी नीचे से ऊपर आने का बेनिफिट क्या है कि हमें नई कंपनीज मिलती है, ठीक है, छोटी छोटी कंपनीज मिलती है। और ऊपर से नीचे आने का बेनिफिट क्या है कि हम बड़ी कंपनीज जो है वो सस्ते में खरीद सकते हैं जब इकोनॉमी डाउन होती है, राइट। सो अलग अलग वक्त पे हमको अलग अलग तरीका यूज करना है। तो हम ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये सारी चीजें ट्रेनिंग में सीखेंगे। अब इकोनॉमी मतलब एग्जैक्टली होता क्या है? तो इकोनॉमी में बहुत सारे आपने टर्म्स देखे होंगे, राइट। तो ये सारे टर्म्स आपको जब हम फंडामेंटल एनालिसिस सीखते हैं इन डेप्थ, तो वो सारी चीजें हमें समझ में आती है। अभी बेसिकली हम लोग देखेंगे कि अभी का सिचुएशन क्या है। तो अभी का सिचुएशन ऐसा है कि आप दे सकते हैं कि मार्च 28 को आईएमएफ ने, मतलब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने डिक्लेयर कर दिया है कि हम लोग अभी रिसेशन के अंदर है। ओके, तो रिसेशन मतलब क्या होता है? तो इकोनॉमी कैसे ऊपर नीचे होती रहती है, ठीक है। सो वो रिकवरी रिसेशन में है अभी, फिर रिकवरी होती है, फिर पीक पे जाती है, फिर से रिसेशन होता है, ठीक है। तो रिसेशन मतलब क्या है? इकोनॉमी नीचे जा रही है, ठीक है। तो अभी मार्च में रिसेशन हुआ है, मतलब हम लोग कहीं पे या इस साइड के अंदर है, ठीक है। मिड रिसेशन और अर्ली पीक के बीच में कहीं पे तो है, राइट। अब ये ध्यान में रखना है कि ये इकोनॉमिक साइकिल और स्टॉक मार्केट का साइकिल अलग अलग होता है, ठीक है। सो ये जो येलो दिखा रहा है ये इकोनॉमिक साइकिल दिखा रहा है, ब्लू जो दिखा रहा है वो स्टॉक मार्केट का साइकिल दिखा रहा है। ये इसलिए डिफरेंट है क्योंकि स्टॉक मार्केट जो है वो इकोनॉमी को रिप्रेजेंट नहीं करता। क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना, लोगों को डाउट रहता है कि अरे इकोनॉमी तो नीचे जा रही है, फिर स्टॉक मार्केट क्यों ऊपर जा रहा है। और ये बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम है, मतलब बड़े बड़े लोगों को भी। मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। तो आप ये देख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे इंडियन एक्सप्रेस का वेबसाइट है और ये दिसंबर 2019 की डेट है, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने कहा है वाई स्टॉक मार्केट इज गोइंग अप एंड इकोनॉमी इज गोइंग डाउन, ठीक है। ये हमारे एक्स चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर है, अरविंद सुब्रमण्यम। अब जो व्यक्ति इकोनॉमिक एडवाइजर है देश का, आप सोच सकते हैं उसे भी नहीं समझ में आ रहा है कि इकोनॉमी 3 साल से डाउन है, ठीक है, फिर भी स्टॉक मार्केट क्यों ऊपर जा रहा है। और अभी भी आप देख रहे हो कि कोरोना वायरस से मार्केट गिरा था, वापिस स्टॉक मार्केट ऊपर जा रहा है। तो ये बड़ा कंफ्यूजिंग होता है। अब जब इकोनॉमिक एडवाइजर खुद ही कंफ्यूज है, और यही नहीं इंडिया का इकोनॉमिक एडवाइजर है तो इससे पता नहीं है, ऐसा नहीं है। मतलब वर्ल्ड बैंक के जो भी चीफ होते हैं या इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के भी चीफ होते हैं, ऐसा भी हुआ है कि उन्हें नहीं पता कि ऑयल प्राइसेस इतना ऊपर नीचे क्यों हो रहा है। उन्होंने भी बताया था, ठीक है, क्योंकि ये लोग इकोनॉमिस्ट है, ये लोग स्टॉक मार्केट ट्रेडर नहीं है। और बहुत सारे लोगों को ये डाउट होता है, और इसका आंसर जो है बहुत ही सिंपल है। लेकिन मुझे पता नहीं ये जानबूझ के ऐसे करते हैं कि लोगों को कंफ्यूज करने के लिए, या इन्हें सच में नहीं पता होता, आई डाउट। ओके, सो मैं आपको रीजन बताता हूँ कि ऐसा क्यों होता है करके। तो दरअसल होता क्या है कि इकोनॉमी के अंदर जो है वो बहुत बड़े बिजनेस भी है और छोटे बिजनेसेस भी है। मतलब
लाखों बिजनेसेस है, तो 10 लाख से भी ऊपर बिजनेसेस होंगे इंडिया के अंदर, राइट। लेकिन अगर हम लोग देखेंगे जो स्टॉक मार्केट है वो सिर्फ इंडिया के टॉप 50 कंपनीज को ही देख रहा है। तो टॉप 50 कंपनीज अच्छी कर रही है और बाकी सारी कंपनीज बुरी कर रही है जो लिस्टेड ही नहीं है, तो ऑब्वियसली वो इकोनॉमी डाउन होगा, स्टॉक मार्केट में रिफ्लेक्ट नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं रियल इस्टेट की बात कर रहा हूँ, तो रियल इस्टेट जो है हमारी इकोनॉमी में 10% रियल इस्टेट रिप्रेजेंट करता है। लेकिन अभी रियल इस्टेट इतना डाउन है और स्टॉक मार्केट के अंदर उस 10% का सिर्फ 1% है, तो रियल इस्टेट का इतना फर्क ही नहीं पड़ेगा ना, वो कितना भी डाउन हो जाए तो वो निफ्टी के अंदर वो नहीं दिखाई देगा, राइट। अभी रिलायंस जैसी कंपनी है, 10%, निफ्टी का 10% रिलायंस ही है, राइट। सो रिलायंस अगर बढ़ता है तो निफ्टी बढ़ता है, क्योंकि इतना बड़ा उसका शेयर है, ठीक है ना। तो रिलायंस क्या पूरी इकोनॉमी को तो रिप्रेजेंट नहीं करता ना। तो यही सिंपल बेसिक डिफरेंस है, और इसलिए इकोनॉमी डाउन हो जाए या कैसे भी हो जाए, हम लोग स्टॉक मार्केट के अंदर अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं और पैसा सेव भी रख सकते हैं। तो फिलहाल मैं बस ये ग्राफ आपको इसलिए बता रहा हूँ, ये इन डिटेल बाद में एक्सप्लेन करूंगा कि अभी हम लोग रिसेशन हमारा अभी यहाँ से स्टार्ट हो गया है, हम लोग मिड रिसेशन की तरफ जाएंगे, फिर लो रिसेशन आएगा। और ये जो रिसेशन का जो पीरियड होता है ये मतलब 6 महीने से लेके मैक्सिमम 3 साल तक जा सकता है, बुरे से बुरा 3 साल तक जा सकता है, ओके। और जो हमारा अप मूव रहता है तो वो 4 साल से लेके 7 साल तक का अप मूव रहता है, तो ये ऐसा ऊपर नीचे होते रहता है, ठीक है। तो अभी हम लोग रिसेशन है, तो गवर्नमेंट कुछ ना कुछ अपनी पॉलिसीज चेंज करेगी, जैसा भी पॉलिसी आया था चेंज किया गवर्नमेंट ने। बजट आया, फिर बजट के बाद उन्होंने कोरोना वायरस के बाद फिर से नई पॉलिसी लाई, राइट। सो 20 लाख करोड़ लॉन्च किया और बहुत सारे लोगों ने मीम्स बनाए इसके ऊपर, राइट। तो काफी फनी मीम्स थे, तो लोगों को कैसा है कि समझ में नहीं आता, उन्हें ऐसा लगता है कि बीजेपी गवर्नमेंट है, मोदी गवर्नमेंट है, तो कोई भक्त रहेंगे तो सपोर्ट में बोलेंगे, भक्त नहीं रहेंगे एंटी भक्त होंगे तो अगेंस्ट बोलेंगे। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इनका कोई लेना देना नहीं रहता इकोनॉमी से। गवर्नमेंट कोई भी आ जाए, इकोनॉमी वैसी ही चलती है, वो किसी का मतलब कंट्रोल नहीं होता उसके ऊपर। और एक इकोनॉमी जो होती है वो एक लीडर के ऊपर नहीं रहती, पूरे देश के ऊपर रहती, डिपेंड रहती। और मैं आपको बता दूं, अपनी इकोनॉमी वैसे ग्रो कर रही है, लोगों की इनकम्स भी ग्रो कर रही है, क्योंकि ये सारा डेटा हमको मिलता है, ठीक है। और इसका कोई गवर्नमेंट से भी लेना नहीं, मैं किसी पार्टी के सपोर्ट या अगेंस्ट में नहीं हूँ, लेकिन इसका कोई लेना देना नहीं है। हमारा देश नेता लोग नहीं चलाते, हमारे देश आईएएस ऑफिसर लोग चलाते हैं, जो पॉलिसीज बनाते हैं, और हम लोग जो है वो देश चलाते हैं एक्चुअल में, ठीक है ना। अगर हम लोग काम करें, हम लोग प्रोडक्टिव रहे, ठीक है। तो जापानीज लोगों ने कैसे अपने देश को बढ़ाया, किसी एक नेता ने बढ़ाया क्या? नहीं ना, राइट। तो वैसे ही हम जैसे काम करेंगे तो इकोनॉमी बढ़ेगी। सो कई सारे लोगों ने मीम्स बनाए, किसी को तो पता ही नहीं है कि 20 लाख करोड़ दिए, तो ये उनको गुप्त दान लगता है, इनविजिबल लगता है, क्योंकि उन्हें दिखाई नहीं दे रहा, उन्हें ऐसा लगता है कि पैसे मिलने चाहिए थे, एक्चुअली फ्री का पैसा मिलना चाहिए था, तो ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो काफी सारे लोगों को कंफ्यूजन है, तो ऐसे ही एक यूट्यूबर को भी कंफ्यूजन था, तो मैं आपको वीडियो दिखा देता हूँ उसका। लोन मिल रहा है, पैसे नहीं मिल रहे, लोन मिल रहा है। जो पावर सप्लाई वाली कंपनीज थी जो पावर डिस्ट्रीब्यूट करती थी उनको पैसा मिल रहा है, अब वो भी लोन है साथ भी है, क्रेडिट में दिए गए। क्रेडिट का मतलब अगेन लोन है, पैसा कुछ नहीं मिला है। मेरे हिसाब से कुछ रिलीफ पैकेज देना चाहिए था, रिलीफ पैकेज का मतलब पैसे देने चाहिए थे। यहाँ पे सिर्फ लोन लोन की बातें हुई। किस तरीके से इकोनॉमिक्स नहीं हो तो मुझे नहीं पता कि किस तरीके से गवर्नमेंट हैंडल कर सकती, मतलब मेरा जितना छोटा सा दिमाग है मैं अपने दिमाग से सोच नहीं पा रहा हूं कि गवर्नमेंट इस सिचुएशन को टैकल करे तो करे कैसे। जैसे कि आपने वीडियो में देखा, राइट। तो अभी उसे नहीं पता, फिर भी वो वीडियो यूट्यूब के ऊपर बताया जा रहा है, और ऐसा बहुत कंफ्यूजिंग माहौल क्रिएट करते हैं। और न्यूज़ वाले भी ये सारी चीजें माहौल क्रिएट करते हैं, ताकि कुछ ना कुछ टॉपिक बना रहे। तो अब पैकेज का मतलब होता क्या है, मैं आपको एग्जैक्टली समझा देता हूँ, ठीक है। अब मान लो हम बीमार पड़ते हैं, तो अगर हम बीमार पड़ते हैं तो होता क्या है, तो डॉक्टर हमें कुछ डिपेंड कि बीमारी कितनी है, छोटी बीमारी है तो शायद दवाई दे दे, एंटीबायोटिक्स दे दे, इंजेक्शन दे दे, ठीक है ना, ऐसे बढ़ते जाएगा। फिर अगर हमें डायबिटीज है
या हार्ट का प्रॉब्लम है, मतलब ऑपरेशन भी होता है। तो जब भी हमें बीमार पड़ते हैं तो हमें कुछ ऐसे स्टिमुलस दिए जाते हैं, ठीक है। तो वो जो स्टिमुलस है, जैसे इंजेक्शन दिया है तो वो एक स्टिमुलस हो गया, तो उसके अंदर हमको दर्द भी होगा, ओके। लेकिन वो वही चीज है जो हमें यहाँ से बाहर भी निकालेगी, ठीक है। तो वैसे ही हमारी इकोनॉमी अभी बीमार है, तो पैकेज मतलब क्या है, वो स्टिमुलस दिया जाता है, ठीक है। तो वो एज ए स्टिमुलस काम करता है, और वो देते हैं हम लोग फिजिकल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू। तो अभी कुछ 12 लाख करोड़ जो है वो फिजिकल पॉलिसी को दिए हैं, और 8 लाख करोड़ जो है मॉनेटरी पॉलिसी को दिए। इसके ऊपर मैंने यूट्यूब वीडियो भी बना है, अगर आपको काफी मसालेदार तरीके से सारी चीजें समझनी है तो आप यूट्यूब वीडियो देखिए। अदरवाइज मैं इन शॉर्ट यहाँ पे समझा रहा हूँ। अगर आपने यूट्यूब वीडियो देखी भी हो तब भी ये वीडियो कंटिन्यू करो, क्योंकि इसमें थोड़ा सा मैं अलग चीजें भी बताने वाला हूँ, क्योंकि ये कंप्लीट ट्रेनिंग है। सो हमारे जो चीफ मिनिस्टर भी है, उन्हें भी नहीं पता था कि ये सारी चीजें कैसे पता, मतलब कैसे काम करती है। और ये बहुत बड़ी देश की प्रॉब्लम है कि किसी को समझ में नहीं आता इकोनॉमिक्स, ठीक है ना। अब जब भी आप इकोनॉमिक्स को समझ जाओगे तो भी आपको पता चलेगा कि हम इसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, इनफैक्ट हम इसका काफी ज्यादा बेनिफिट उठा सकते हैं। तो आइए मैं आपको वीडियो बता देता हूँ। हमारी जो बस 2 मिनट का एक फनी वीडियो है, तो आपको पता चलेगा कि अगर स्टेट के चीफ मिनिस्टर को भी नहीं पता, बीइंग फ्रॉम ए पॉलिटिकल बैकग्राउंड, ठीक है ना, तो बाला साहेब ठाकरे के वो सुपुत्र है, और इतने साल से उनका खानदान है पॉलिटिक्स में, फिर भी उन्हें ये सारी चीजें नहीं पता। अब चीफ मिनिस्टर बन गए हैं, अब उन्हें पता चल गया है। तो इसमें शर्म करने की कोई बात नहीं है, ठीक है। हमें भी अभी पता चल रहा है, तो इट्स ओके। हम एजुकेशन ले रहे हैं और आगे से इसका हम लोग बेनिफिट भी उठा सकते हैं। तो मैं आपको वीडियो बता देता हूँ। निर्मला जी, मैं सच कहता हूं, पहले तो मैं ये बजट वगैरह कुछ जानता नहीं था, मेरा सब्जेक्ट ही नहीं है। कुछ इसकी समझने की, लेकिन जब तक वो समझ में आती थी बात, तब तक आपका नेक्स्ट बजट आ जाता था। कि एक पार्टी का चीफ हूं, जैसे बजट आ जाता है रिएक्शन तो देनी पड़ती है। निर्मला जी ने बजट पेश किया, आपकी रिएक्शन क्या है? कुछ नहीं, गरीबों को गरीब, अमीरों को अमीर करने वाला बजट, मिडिल क्लास को कुछ मिलने वाला नहीं है, जीडीपी गिरने वाला है, दूसरा क्या है, फिस्कल डिफिसिट हो। जब भी बजट पेश होता है तो सारे लोग थोड़ा धक धक होता है, और टीवी के सामने बैठे रहते हैं, क्या हो रहा है, सब अपने जेब संभाल के रहते हैं, क्योंकि जेब तो कटने वाला है। लेकिन जो सक्सेसफुल फाइनेंस मिनिस्टर होता है वो वही होता है जिसकी जेब काटी जाती है, उसको पता ही नहीं चलता है कौन सी जेब काटी। तो आप बताइए कि आप सक्सेसफुल हो? नहीं, बहुत ही कठिन विषय है, लेकिन अब मैं नहीं बोल सकता कि मुझे कुछ समझता नहीं। अब तो मुझे वो करना पड़ रहा है, और मुझे मालूम है कि जब स्टेट बजट आ जाएगा तो उसके ऊपर भी यही प्रतिक्रिया आने वाली है। नहीं, ये बात सच है कि बहुत ही कठिन है। अपनी इकोनॉमी जो है वो तो वही है, फाइनेंस मिनिस्टर हो या चीफ मिनिस्टर हो, नई नोट तो नहीं छाप सकता, जितना है उसी में सब खेल करना पड़ता है। मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। आमदनी तो बढ़नी चाहिए, कारोबार बड़ा होना चाहिए। जैसे कि आपने देखा, हमारे चीफ मिनिस्टर जी ने क्या कहा, जब उन्हें ये सारी चीजें समझ में आ गई तब उन्हें पता चला कि हमें इकोनॉमी को बढ़ाना चाहिए, राइट। सो इकोनॉमी बढ़ाना मतलब बिजनेसेस को बढ़ाना चाहिए। तो दरअसल ये जो पैकेज सिस्टम है, ये पैकेज मतलब फ्री का पैसा नहीं होता, ओके। ये सिस्टम कैसा काम करता है मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझा देता हूँ। अब यहाँ पे एक होटल है, और इस होटल में क्या हुआ कि मैं यहाँ पे ऑर्डर देने के लिए गया पार्सल। तो यहाँ पे पार्सल देने के लिए एक ऑर्डर दी, और एडवांस में दे दिया, क्योंकि मैंने कहा कि मैं अभी शॉपिंग करके आने वाला हूँ। सो आप यहाँ पे ये पार्सल बना के रेडी कर दीजिए, तब तक मैं शॉपिंग करके आता हूँ।
अब ये होटल वाले को मैंने 1000 रुपीज दिए। अब ये 1000 रुपीज जो है होटल वाले ने डेयरी वाले को दे दिए, क्योंकि उसके दूध के पैसे बचे थे। अब डेयरी वाले ने क्या किया, वही 1000 रुपीज जो है वो दूध वाले को दे दिए, क्योंकि उसके 1000 रुपीज बचे थे, तो महीने का उसका जो अकाउंट था वो सेटल हो गया। फिर दूध वाले ने क्या किया, जो फार्मर है, ठीक है ना, किसान है जो दूध निकाल रहा है, तो उसे वो पैसे दे दिए, ठीक है, उसका भी मंथली अकाउंट क्लियर हो गया। और फार्मर ने क्या किया कि उसके जो होटल के उधार के पैसे बचे थे, तो उसने वो होटल वाले को पैसे दे दिए। अब मैं वापस यहाँ पे होटल में आता हूँ, मैं बोलता हूँ कि मेरी वाइफ ने खाना बना दिया है, और अगर आपने नहीं बनाया है तो ऑर्डर कैंसिल करो। बोलते हैं हाँ ठीक है, ऑर्डर कैंसिल, और मेरे 1000 रुपये वापस मुझे दे देता है। तो अब दरअसल यहाँ पे हुआ क्या, पैसे तो मैंने दिए थे, मैंने ले लिए, लेकिन हुआ क्या, इन पैसों से इन सारे लोगों का अकाउंट सेटल हो गया। समझ में आ रहा है? तो पैकेज कुछ इसी तरीके से काम करता है। हम पैसे को करेंसी क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो करंट है, पानी का जो करंट रहता है, राइट। तो करेंसी जितना फ्लो करेगा उतना इकोनॉमी बढ़ेगी। पैसा फ्री में देने से कुछ नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल मान लो गवर्नमेंट इनको फ्री का पैसा देगी, तो फ्री का पैसा देगी तो काम ही क्यों करेंगे भाई। और इसको भी फ्री का पैसा दिया, इसको भी फ्री का पैसा दिया, इसको भी फ्री का दिया पैसा दिया, ये लोग काम ही नहीं करेंगे, ये लोग सिर्फ खरीदने जाएंगे। अब ये लोग सिर्फ खरीदने जाएंगे तो कोई काम ही नहीं कर रहा, तो फिर बनेगा क्या चीज, प्रोडक्शन ही नहीं होगा। तो एक्चुअल जो पैसा है हम लोग खा नहीं सकते, हमें प्रोडक्ट्स चाहिए, और पैसा सिर्फ एक्सचेंज के लिए, सर्कुलेशन के लिए चाहिए, ठीक है ना। तो ये पैकेज सारी चीजें इसी तरीके से काम करती है। जितना ज्यादा सर्कुलेशन होगा उतनी ज्यादा हमारी इकोनॉमी बढ़ेगी, और उतना ज्यादा जॉब्स भी बढ़ेंगे, ठीक है। तो इन सारे लोगों का ये एक तरीके से जॉब ही है, राइट। तो ये पैकेज इस तरीके से काम करता है। तो गवर्नमेंट जो पॉलिसीज हमने सीखी थी, मॉनेटरी पॉलिसी, फिजिकल पॉलिसी। सो मॉनेटरी पॉलिसी में बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाते हैं या कम करते हैं, राइट। तो अभी इकोनॉमी डाउन है, अभी इंटरेस्ट रेट डाउन किए ताकि लोन ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ सके, ठीक है। अब मैं ये इन डेप्थ में आपको नहीं बताऊंगा, वो मैं जब फंडामेंटल का ट्रेनिंग लेता हूँ तभी बताता हूँ, क्योंकि अभी कैसा है, हम लोग नर्सरी में और पीएचडी की बातें नहीं करेंगे, राइट। सीआरआर क्या है, एसएलआर क्या है, रेपो रेट क्या है, रिवर्स रेपो, ये सारी चीज़ें अभी जाननी जरूरी नहीं है, और इतना ज़्यादा इन डेप्थ एनालिसिस करने की भी जरूरत नहीं है। सिर्फ हमें इतना पता चला कि हाँ इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए क्या कम कर दिए, एनालिस्ट उतना बता देते हैं, तो उतना हमारे लिए काफ़ी है। फिर टैक्स बढ़ा है कम है, कहाँ पे खर्चा करने वाले, ये सारी चीज़ें पॉलिसी जैसे हमने सारी चीज़ें सीखी थी। तो इन पॉलिसी से होता क्या है कि दो चीज़ें होती हैं, अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो कंट्रोल में रहता है, क्योंकि बिजनेसेस बढ़ेंगे, एम्प्लॉयमेंट रहेगी। और जो महंगाई है उस महंगाई को कंट्रोल में रखते हैं, क्योंकि अगर महंगाई को हमने कंट्रोल में नहीं रखा तो होगा क्या, अभी इकोनॉमी डाउन जा रही है और महंगाई बढ़ जाएगी, ठीक है ना। सो ऐसा इशू भी हो जाता है जो कि बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, तो वो कंट्रोल में रखना बहुत जरूरी है। अब इन सारी पॉलिसीज का इफेक्ट मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि कंपनीज के ऊपर कैसा गिरता है। फॉर एग्जांपल अभी एबीसी कंपनी है, उसका इनकम 26 बिलियन है, उसके खर्चे 20 बिलियन है, ठीक है। 6 बिलियन वो कमा रहा है, एसेट्स उसके 86 बिलियन है, लाइबिलिटीज उसके 32 बिलियन है। अब एक्चुअल में मैं उसके एक्सपेंसेस देखूँ ना, तो उसके एक्सपेंसेस सैलरी, रेंट, फ्यूल, रॉ मटेरियल, ये सारी जो चीजें हैं ये 17 बिलियन हो रही है, और इसके अंदर इंटरेस्ट एक्सपेंस जो है वो 3 बिलियन है, ठीक है। तो इंटरेस्ट एक्सपेंस मतलब क्या है, जो इसने लाइबिलिटीज खड़ी की है, उधार लिया है, ठीक है। तो 32 बिलियन है, उसके ऊपर 10% मतलब 3 बिलियन, तो वो इंटरेस्ट भी खर्चा है। अब ऐसा है कि ये उन्होंने उधार क्यों लिया हुआ है, ठीक है। अब इस उधार का बेनिफिट क्या है, और ये इकोनॉमी में कैसा काम करता है, मैं आपको बता रहा हूँ। अब मान लो ये इसके एसेट्स होते हैं, ठीक है। तो अगर ये इसके एसेट्स हैं और ये उसका उधार सारा क्लियर कर दे, ठीक है, ये जो 86 बिलियन है ये सारा चीज उधार वो क्लियर कर देगा, तो अभी होगा क्या, यहाँ पे ये 54 बिलियन हो जाएगा। अब 86 बिलियन से वो जो है सेल्स 26 बिलियन क्रिएट कर पा रहा था,
अब वो 54 बिलियन से सिर्फ 16 बिलियन ही कर पा रहा है, क्योंकि उतना कम हो जाएगा, वो एसेट्स उतना कम इनकम जनरेट कर देगा। अब खर्चे 17 बिलियन, अब वो तो नेगेटिव में जाएगा। अब अगली बार फिर से करेगा तो खर्चे तो है ही ना, तो ये एक्सपेंसेस, सैलरी, रेंट, रॉ मटेरियल, ये सारा तो कंटिन्यूस का खर्चा है, राइट। तो वो अगर एसेट से पे करने लगा तो फिर धंधा कैसे चलेगा, चलेगा ही नहीं। तो इसलिए उसको कुछ ना कुछ वर्किंग कैपिटल चाहिए रहता है, कुछ ना कुछ पैसे चाहिए रहते हैं, तब जाके वो बिजनेस चलता है, राइट। सो यहाँ पे हो क्या रहा है, उसने जब इंटरेस्ट रेट कम कर दिए गवर्नमेंट ने, ठीक है, अभी, तो वो ये उधार ले रहा है। अब उसको 10% पे उसको 3 बिलियन जो है वो खर्चा है, ठीक है। लेकिन इससे क्या हो रहा है कि इसके वो खर्चे निकल रहे हैं और वो इनकम भी जनरेट कर रहे हैं, राइट। तो इस उधार से वो इतना इनकम जनरेट कर पा रहा है विद दिस एसेट, ठीक है ना। सो मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, ठीक है, बिकॉज इट इज डिफिकल्ट टू मेक 26 बिलियन विद 54 बिलियन एसेट, राइट। It had assets that produced money, but it spent 20 billion to make those assets possible, right? It had reported 6 billion. So ये जो एसेट इतना इनकम जनरेट करने के लिए ये लाइबिलिटीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इससे वो अपना पुराना उधार ऐसा नहीं चुका रहा है, वो अपना बिजनेस चला रहा है, राइट। और वो 6 बिलियन कमा रहा है, मतलब ये 6 बिलियन उसको बच भी रहा है प्रॉफिट। तो उसके अंदर इसने 3 बिलियन जो है वो उधार भी चुकाया हुआ है, तो मतलब 9 बिलियन उसको एक्चुअली बेनिफिट हुआ है। तो मतलब 9 बिलियन मतलब कितना हो गया, 30% हो गया। तो वो उसमें से 10% दे रहा है वापिस, राइट। तो ऐसा उसको बेनिफिट हो रहा है। तो गवर्नमेंट ने इंटरेस्ट रेट कम करने से वो प्रॉफिट में आ रहा है, राइट। और वो बिजनेस अच्छा खासा चला रहा है। और इस अगर कंपनी चल रही है तो लोगों को सैलरीज मिल रही है, मतलब एम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, राइट। जो कि गवर्नमेंट तो डायरेक्ट जॉब दे नहीं सकती, तो बिजनेसमैन ही जॉब दे सकता है। तो गवर्नमेंट जॉब्स कम कम हो रहे हैं, और अगर इकोनॉमी बढ़ेगी तो सैलरीज मिलेंगे, लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगी, और प्रोडक्शन होते रहेगा, डिमांड सप्लाई प्रॉपर रहेगा, तो ज़्यादा इन्फ्लेशन भी नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि अगर प्रोडक्शन कम हो गया और डिमांड ज़्यादा है तो महंगाई बढ़ जाएगी। सो ऐसी चीज़ें इफेक्ट करती है, राइट। अब हम लोग देखते हैं कि ये जो हमने बात की थी जीडीपी की, राइट। तो इनकम है, गवर्नमेंट को टैक्स आ रहा है इनकम से, फिर एक्सपेंसेस है, डिफेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर, डेट, ये सारे हमने देखे थे, राइट। उनके कुछ लोन्स है, अभी जैसा पेंशन है। अब पेंशन जो है वो जबरदस्ती का लोन है, मतलब पिछली कोई गवर्नमेंट ने डिसाइड किया था, वो सालों साल चलते रहता है, और इसलिए गवर्नमेंट पेंशन अभी बंद कर दी है। क्यों? क्योंकि अभी नहीं भरना चाहती वो इतना लोन, राइट। सो अब मेन चीज क्या है कि जीडीपी अगर बढ़ेगा तो टैक्सेस बढ़ेंगे, ये हमने सीखा, राइट। तो इकोनॉमी में अभी इतना सारा जो कंपनीज को बेनिफिट होगा, उससे होगा क्या कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस बढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो डायरेक्ट टैक्सेस बढ़ेंगे, और कंपनीज जितने भी प्रोडक्ट्स बनाएंगी उसके ऊपर इनडायरेक्ट टैक्सेस लगेंगे, तो इनकम अच्छा खासा बढ़ेगा। गवर्नमेंट जो एक्सपेंसेस करती है उससे भी कुछ ना कुछ कंपनीज का बेनिफिट होता है, राइट। तो ऐसा इकोनॉमी, ऐसा सर्कल में पैसा घूमते रहता है, पैसा घूमते रहता है, राइट। और ऐसी इकोनॉमी बढ़ती रहती है, प्रोडक्शन बढ़ते रहता है। अब जीडीपी जितना मतलब टैक्स अगर ज़्यादा चाहिए तो जीडीपी बढ़ाना पड़ेगा, जिसके लिए बिजनेसेस बढ़ने चाहिए। क्योंकि रिसेशन में होता क्या है, बिजनेसेस कम होते हैं, जीडीपी कम होता है, तो टैक्स भी कम होता है। जैसे चाणक्य जी ने कहा है कि अगर किसी देश को, राजा को टैक्स ज़्यादा चाहिए तो बिजनेस को बढ़ाओ, ना कि टैक्स को बढ़ाओ। टैक्स को बढ़ाओगे तो जनता फिर मर जाएगी, राइट। सो बिजनेस को बढ़ाना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जैसे मुझे लोग पूछते हैं नॉर्मली, कि बजट का क्या होगा, अभी क्या होगा, गवर्नमेंट पॉलिसी का क्या होगा, ये 20 लाख करोड़ से क्या होगा, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट का पॉलिसी हम लोग चेंज नहीं कर सकते, आप कुछ भी कर लो, राइट। कॉर्पोरेट पॉलिसी हम लोग चेंज नहीं कर सकते, आप कुछ भी कर लो, right? कई सारे लोगों को आदत होती है दूसरों को बताने की
कि ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए, राइट। मोदी जी को देश चलाना सिखाएंगे, ऐसा नहीं होता, ठीक है ना। तो पर्सनल पॉलिसीज के ऊपर डिपेंड करता है सारी चीजें। हम हमारी किस्मत खुद कंट्रोल करते हैं, ठीक है। अब ये सारी चीजें हम लोग कैसे कंट्रोल करेंगे, मैं आपको बता देता हूँ। अब जब हमें पता है कि गवर्नमेंट कहाँ पे एक्सपेंसेस करने वाली है, क्या पॉलिसीज करने वाले हैं, तो उसका इफेक्ट कौन से बिजनेस पे गिरेगा, ये हम लोग देखते हैं। अब ये मैं बजट का एग्जांपल लिया हूँ, ठीक है। मैं अभी ये 20 लाख करोड़ का एग्जांपल नहीं लिया हूँ, क्योंकि उसके अंदर एक इशू ऐसा है, फर्स्ट टाइम ऐसा इशू आया है। जब भी इकोनॉमी डाउन जाती है ना, तो जब ये सारे पॉलिसीज देते हैं, स्टिमुलस देते हैं, तो उसके कारण बिजनेस चलते हैं, ठीक है। अभी प्रॉब्लम ऐसा है कि लोगों को पैसा भी दे दिया है बिजनेस करने के लिए, लेकिन बिजनेस हो ही नहीं रहा क्योंकि लॉकडाउन है। अब ट्रैवलिंग ही हो नहीं रहा, लोग ही बाहर नहीं निकल रहे हैं, राइट। तो वो बिजनेस नहीं हो पा रहा। अभी ये फर्स्ट टाइम ऐसा प्रॉब्लम हो गया क्योंकि लॉकडाउन है, राइट। जब लॉकडाउन खुलेगा तो फिर बाद में हमें आइडिया आ जाएगा। तो मैं ये बजट का एग्जांपल दे रहा हूँ। फॉर एग्जांपल उन्होंने पॉलिसी बनाया कि डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स निकाल देंगे, तो इससे होगा क्या, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी, तो टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, इन कंपनीज को बेनिफिट होगा, ठीक है। अब स्मार्ट सिटीज मिशन में गवर्नमेंट खर्चा करने वाली, जैसे मैंने बताया था, गवर्नमेंट जो है खर्चा करती है अपने एक्सपेंसेस के अंदर, राइट। तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करती है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर क्या आ गया, स्मार्ट सिटीज आ गई। 6.5 करोड़ 6,500 करोड़ गवर्नमेंट स्मार्ट सिटीज में अंदर खर्चा करने वाली है। तो इसका कॉन्ट्रैक्ट किसको मिलेगा, तो टेक महिंद्रा को, क्रिस्टियन सिस्टम्स, एल&टी टेक्नोलॉजी, यही तो कंपनीज बनाती है। तो इनको गवर्नमेंट का पैसा मिलने वाला, इनको बिजनेस, इनका बिजनेस बढ़ेगा, राइट। इनके पास ऑर्डर, एल&टी के पास तो बहुत सारे ऑर्डर्स पड़े हुए हैं। 6,000 करोड़ भारत नेट प्रोग्राम्स के अंदर डाला हुआ है, तो कौन से कंपनी इसको बेनिफिट होगा, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे जितने भी पॉलिसीज होते हैं ना, राइट, जो भी चीज बना रहे, राइट, ये इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा रहे, फिर लॉजिस्टिक्स है, जैसे मैंने ये एग्जांपल आपको बताया था रेलवेज के बारे में, तो इतना बेनिफिट उसको दे रहा है, तो रेलवेज को बेनिफिट होगा, तो वो पास ऑन होगा कौन सी कंपनीज को, कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, क्योंकि 70% जो लॉजिस्टिक्स रेलवे से जाता है, तो इन कंपनीज को बेनिफिट होगा, ठीक है। अब ये डायरेक्टली एज ए टिप मत लेना, ये मैं सिर्फ एक प्रोबेबिलिटी बता रहा हूँ। और अभी लॉकडाउन के बाद थोड़ा नहीं, काफी कुछ चेंज हो गया है, ठीक है। ये मैं बजट के हिसाब से बता रहा था। ऑयल एंड गैस का बताया हुआ है कि ऑयल एंड गैस की पाइपलाइन डालेंगे तो कौन सी कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, गेल को। तो आप समझ रहे, ये एक बहुत ही मतलब कॉमन सेंस है, जैसा हमने बिजनेस एनलाइटमेंट के फर्स्ट ट्रेनिंग में देखा था ना, कि जो भी बिजनेस हमें समझ में आते हैं, राइट। तो अभी हमें ये भी दिख रहा है कि इनको पैसा कहाँ से आ रहा है। तो इतना सिंपल है स्टॉक मार्केट। हम लोग बिजनेस साइकिल्स देखते हैं, ठीक है। अभी मैं ये चीज समझा देता हूँ कि ये चीज है क्या। तो जैसा मैंने बताया था कि जब भी अभी लॉकडाउन है, तो बेसिक चीजें हम लोग खा रहे हैं, बेसिक चीजें एफएमसीजी प्रोडक्ट्स हम लोग ले रहे हैं, राइट। हम लोग बाकी सारा कुछ एंटरटेनमेंट वाला या बाकी सारी कुछ खर्चा नहीं कर रहे, ऑनलाइन जो एंटरटेनमेंट है वो ज्यादा कंज्यूम हो रहा है। तो ये ऐसा बताया हुआ है कि कौन से इकोनॉमिक टाइम में कौन सा कंपनीज बढ़ सकता है। जैसा अभी मैं बता रहा हूँ कि अभी यहाँ से जो रिसेशन आया हुआ है, राइट, तो कौन सी कंपनीज को बेनिफिट होगा, राइट। सो अभी ये 4 और 2 यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, लेट बियर में। अभी यहाँ पे अर्ली बियर स्टार्ट हो गया है। तो अगर ये 4 और 2 की कंपनीज आप देखेंगे कि वो ऐसे ग्रो करना स्टार्ट हो गई, तो 4 और 2 क्या है, फाइनेंशियल सर्विसेज है और कंज्यूमर साइक्लिकल ड्यूरेबल, मतलब एफएमसीजी प्रोडक्ट्स, ठीक है। सो सॉरी, कंज्यूमर साइक्लिकल प्रोडक्ट्स एफएमसीजी नहीं है, ये नॉन साइक्लिकल एफएमसीजी है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो एफएमसीजी प्रोडक्ट्स अभी काफी बढ़ गए थे, ठीक है, कंपनीज काफी बढ़ गई थी। और ये 4 फाइनेंशियल सर्विसेज जो है वो अभी कम हो गए, लेकिन वो आगे जाके बढ़ेंगे, कि बैंकिंग जो है वो आगे जाके बढ़ेगी, अभी बैंकिंग डाउन है। तो ये अलग अलग टाइम पे अलग अलग चीजें
बेनिफिट करती है। अभी 3 नंबर क्या है, हेल्थ केयर। तो अभी आप देख सकते हैं कि एफएमसीजी और हेल्थ केयर कंपनीज जो है वो बढ़ गई, राइट, क्योंकि अभी वही चीजें कंज्यूम हो रही है, ठीक है। तो आगे चल के क्या है, 10 नंबर क्या है, यूटिलिटीज, राइट। यहाँ से थोड़ा सा हम लोग आगे निकलेंगे, लॉकडाउन खुलेगा तो यूटिलिटीज ज़्यादा बढ़ जाएंगी। यूटिलिटीज मतलब हमारा फ़ोन है, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, वो सारी चीज़ें जो है, जो यूटिलिटीज लगती है, तो वो सारा चीज़ें बढ़ जाएगा डायरेक्टली, ठीक है। फिर आगे चल के मतलब जैसा गवर्नमेंट ने पॉलिसीज बनाया है काफ़ी सारा, अब 3 महीने का एक्सटेंड किया है उन्होंने, एनपीएस नहीं ना कभी बताएंगे, नीचे जाएगा, बहुत रिसेशन आएगा। फिर 4 नंबर क्या है, अल्टीमेटली बेनिफिट तो देना ही पड़ता है, राइट। इंटरेस्ट रेट लो करेंगे और बेनिफिट देंगे। तो 4 नंबर मतलब फाइनेंशियल इंडस्ट्रीज फिर बढ़ना स्टार्ट होती है, क्योंकि बैंकिंग जो इंडस्ट्री है वही दूसरे बिजनेसेस को लोन दे रही है, ठीक है। फिर उसके बाद जब लेट बियर आता है, तब इंटरेस्ट रेट जब कम होता है, तब होता क्या है, जैसे हमने बिजनेस एनलाइटमेंट प्रोग्राम में भी टेस्ट लिया था, जब भी इंटरेस्ट रेट कम होता है तो लोग चीजें खरीदते हैं। तो लोग कार लोन लेंगे, घर हाउसिंग लोन लेंगे, या कुछ ना कुछ लेंगे, राइट। तो प्रोडक्ट्स लेने लगेंगे, right? तो यहाँ पे कंज्यूमर साइक्लिकल मतलब क्या, ऐसे प्रोडक्ट्स जो साइकिल्स में हम लोग खरीदते हैं, मतलब एसी खरीद लिया, वॉशिंग मशीन खरीद लिया, राइट। तो कंज्यूमर प्रोडक्ट्स ही है, लेकिन वो एफएमसीजी नहीं है ऐसे। तो ऐसा ही बिजनेस बढ़ता है। अभी ये एज ए टिप मत लेना, ये बस एक प्रोबेबिलिटी है, ये कोई गारंटी नहीं है, ये एक प्रोबेबिलिटी है। तो ऐसे मल्टीपल प्रोबेबिलिटीज हम लोग यूज करते हैं, और मैक्सिमम जिसमें हमको यस मिलता है तो हम लोग बाय या सेल करते हैं। तो ये जस्ट एक प्रोबेबिलिटी, ये इस चीज को हम लोग फंडामेंटल एनालिसिस के ट्रेनिंग में भी हम लोग सीखते हैं। फिर हम लोग वैल्यूएशन देखी थी, राइट, प्राइस एंड वैल्यू के बारे में हम लोग ने सीखा था। तो उसके अंदर हमने ये एक्सपेरिमेंट भी किया था, ठीक है। अब इसका थोड़ा सा मैं एक एनालिसिस बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने आपको जो बताया था, अब इसके ऊपर थोड़ा सा और अपग्रेड करके मैं आपको नॉलेज देने वाला हूँ। अब देखिए पैरामीटर्स क्या होते हैं इसको जज करने के। जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि प्राइस टू अर्निंग मतलब क्या है, 6 रुपए में मैं 1 रुपया ऐसा कमा रहा है ऐसा। और प्राइस टू बुक मतलब क्या है, वो उसकी वैल्यू है, ठीक है। और एक मतलब इज लाइक इक्वल वैल्यू, अभी एक से कम है मतलब वो अंडर वैल्यूड है, राइट। तो अभी ऐसा क्यों होता है कि कुछ कंपनीज इतनी कम वैल्यू है, कुछ कंपनीज इतनी ज्यादा वैल्यू है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि ये खराब कंपनी है, सर ये अच्छा सस्ते में मिल रहा है तो ये खरीद लो, ये महंगे में मिल रहा है तो ये छोड़ दो, ये अच्छी हो सकती है ये बुरी, या फिर ये अच्छी ये बुरी। कैसे जज करेंगे? अब मैं एग्जांपल आपको बताता हूँ। तो अभी कैपिटल गुड्स वर्सेस कंज्यूमर गुड्स। कैपिटल गुड्स जैसा मैंने आपको बताया था कि ये वो गुड्स होते हैं जिससे कंज्यूमर गुड्स बनते हैं। मतलब अगर मैं यहाँ पे पेंट खरीद रहा हूँ, या फिर मैं बिस्किट खरीद रहा हूँ, राइट, कंज्यूमर, तो वो चीज कौन से मशीन में बनी है, ठीक है ना। तो कोई बहुत बड़ी मशीन है जिससे पेंट बन रहा है, या जिससे बिस्किट का पैकिंग हो रहा है, तो होता है कैपिटल गुड्स। तो कैपिटल गुड्स कैसे 5, 10, 15 साल में बिकते हैं। ऐसा कोई इंफ्रास्ट्रक्चर भी एल बना सकता है, कोई प्रोडक्ट, राइट। तो बड़े बड़े मशीनें ही बनाएगा ना। सो ये जो है वो कंटिन्यूसली सेल नहीं रहता है, कंज्यूमर प्रोडक्ट्स कंटिन्यूसली सेल रहता है, राइट। तो कंपैरेटिवली इसको वैल्यूएशन कम मिलेगा, ठीक है। अब अच्छी कंपनी ये भी है, अच्छी कंपनी ये भी है, ठीक है, लेकिन इसका जो वैल्यूएशन है वो कम होगा, इसका जो वैल्यूएशन है वो ज्यादा होगा। फिर बाद में ऐसा भी बिजनेस है, जैसे एक लेंडिंग बिजनेस है, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स है, राइट। सो लेंडिंग बिजनेस मतलब क्या है कि उधार देने का बिजनेस। तो जैसा अभी बैंक है, तो बैंक क्या है, उधार देने का बिजनेस। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स मतलब जैसा वो वॉशिंग मशीन है, राइट, फ्रिज है, टीवी है। तो अभी वर्लपूल का एग्जांपल दिया मैंने। अभी आप ये देख सकते हो कि एचडीएफसी बैंक सस्ता लग रहा है, अरे इतना से 1.5 वैल्यूएशन है, यहाँ पे 11 गुना महंगा है, राइट। और यहाँ पे 48 रुपीज में 1 रुपए मिल रहा है, यहाँ पे 17 रुपए में, तो क्यों ना मैं यही खरीद लूँ, राइट। तो फिर ऐसा क्यों होता है कि इसका वैल्यूएशन ज्यादा और इसका वैल्यूएशन कम? अभी इसका मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। सो तो एक सब हो क्या रहा है, फॉर एग्जाम्पल
अब मान लो ये सैमसंग है, एप्पल है और ये रेडमी है, ठीक है। अब आपको इनमें से कोई एक फोन खरीदना होगा, इसकी प्राइस 30,000 है, 60,000 है, 15,000 है, तो आप कौन सा खरीदोगे? अब ये आपके पर्सनैलिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन सा खरीदना है, आपकी पर्सनैलिटी या आपकी जेब की पावर, राइट, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन सा खरीदना है। कोई एप्पल चूज करेगा, कोई सैमसंग चूज करेगा, कोई रेडमी चूज करेगा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं एक्सक्लूसिवली आपके लिए ही ऑफर दे रहा हूँ। मार्केट में इस प्राइस में बिक रहा है, राइट, लेकिन मैं आपको इस प्राइस में दे सकता हूँ डिस्काउंट। मैं आपको 1/3 डिस्काउंट दूंगा। ये 20,000 में दूंगा, ये 45,000, ये 10,000, लेकिन आपको कोई तो एक ही फोन चूज करना है और ये सिर्फ आपके लिए है। तो अभी आप वीडियो को पॉज कीजिए और सोचिए कि आप कौन सा फोन चूज करेंगे। तो अगर आपने अभी वीडियो वापस से स्टार्ट किया है तो मैं आपको बताता हूँ, मैक्सिमम लोगों ने 45,000 ही चूज किया होगा। क्यों? क्योंकि ये डिस्काउंट आपको ही मिल रहा है और आप इसको मार्केट में जाके 60,000 में बेच सकते हो। तो जैसे ही आप एक बिजनेस माइंडसेट में आते हो तब आप प्रॉफिटेबिलिटी देखते हो, राइट। क्योंकि अभी मुझे डिस्काउंट लेना ही है, तो मैं सिर्फ 5,000 का क्यों लूँ या 10,000 का क्यों लूँ? 15,000 का लूंगा और 15,000 का प्रॉफिट कमाऊंगा, और उस 15,000 से बाद में चाहिए तो मैं फिर से फोन खरीद लूंगा 15,000 में, मेरा ये फोन तो फ्री हो जाएगा फिर, राइट। रादर देन मैं उसको 10,000 दूँ, इससे अच्छा मैं 45,000 में खरीदूँ, 60,000 में बेचूँ और ये ले लूँ। तो बिजनेस में ऐसे ही हमारी सोच होती है। तो ये जो बिजनेस है, राइट, उधार का बिजनेस कैसा है, उसका वैल्यूएशन कम है क्योंकि वो उधार डूब भी तो सकता है, राइट, और जो कि अभी हो ही रहा है बैंक के साथ। लेकिन जो कंज्यूमर प्रोडक्ट्स है उनका बिजनेस कैसा, कैश बिजनेस है, राइट। अगर लोन भी मिलता है तो बजाज फाइनेंस से लोन लेते लोग, बैंक से लोन लेते, कंपनी को तो इमीडिएटली पैसा मिलता है। तो ये कैश बिजनेस से बिजनेस डूबता नहीं है और इसलिए इसका डिमांड ज्यादा होता है, और जब इसका डिमांड ज्यादा होता है तो ऑब्वियसली वैल्यूएशंस भी ज्यादा होंगे, राइट। तो उसके कंपैरिजन में हमको अंडर वैल्यूड देखते हैं, हमको ऐसे क्रॉस कंपैरिजन नहीं करना। तो अलग अलग इंडस्ट्री, अलग अलग कंपनीज, अलग अलग टाइम फ्रेम के अंदर कम या ज्यादा वैल्यू के होते हैं, उसके हिसाब से हमको देखना पड़ता है, ना कि हम लोग डायरेक्टली एप्पल टू एप्पल ऐसा कंपेयर कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे टेक्निक्स है जो मैं आपको ट्रेनिंग्स के अंदर देता हूँ, एडवांस ट्रेनिंग्स के अंदर। फिर हमने सेक्टर देखता है, तो सेक्टर जैसा टेलीकॉम सेक्टर है, एफएमसीजी सेक्टर है, तो इसको भी हम लोग ऐसे 4 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। जैसा ग्रोथ सेक्टर है, जैसा कि अभी लॉकडाउन है तो टेलीकॉम बढ़ रहा है क्योंकि लोग इंटरनेट यूज कर रहे हैं, राइट, और रिचार्ज कर रहे हैं जियो का कंटिन्यूसली, जियो है, एयरटेल है, ये ग्रोथ कंपनी। एक टाइम था बैंकिंग सेक्टर ग्रोथ पे था, राइट, अभी टेलीकॉम सेक्टर ग्रोथ पे है। फिर कुछ इंटरेस्ट सेंसिटिव रहते हैं, जैसा रियल इस्टेट, लोन अगर सस्ता होगा तो रियल इस्टेट बढ़ता है, लोन सस्ता नहीं होगा तो रियल इस्टेट नहीं बढ़ेगा। तो कुछ डिफेंसिव सेक्टर रहते हैं, जैसा अभी इकोनॉमी डाउन है लेकिन फिर भी एफएमसीजी तो लगेगा ना, चाय, साबुन, तेल, शैम्पू, ये तो हम लोग छोड़ नहीं सकते, राइट। फिर साइक्लिकल, राइट, जैसा सीजन्स के हिसाब से आता है, जैसा ऑटो। अभी ऑटो जो है वो इंटरेस्ट सेंसिटिव भी है, राइट, लोन सस्ता होता है तो लोग गाड़ियां भी खरीदते हैं। साइक्लिकल भी है, जैसा दिवाली में हमने खरीद लिया, नवरात्र में हमने खरीद लिया, पितृ पक्ष में नहीं खरीदा, तो ऐसा है। तो ऐसे अलग अलग सेक्टर्स है, तो ऐसा हम लोग डिवाइड करते हैं। फिर बिजनेस साइकिल्स भी कुछ होता है, ठीक है, बिजनेस लाइफ सर्कल या बिजनेस साइकिल बोलते हैं। जैसा कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसा मारुति का हुआ था, मारुति के प्रोडक्ट्स मैच्योरिटी में आए थे, मारुति की कार्स बिकती थी। फिर बाद में होंडा हुंडई चलने लगा, मारुति डाउन जा रहा था। बाद में मारुति ने अच्छे अच्छे नए नए मॉडल्स लाए, राइट, टाटा ने भी नए नए मॉडल्स लाए। अदरवाइज क्या होगा, वो प्रोडक्ट्स डिक्लाइन हो गए। तो एक कंपनी के बहुत सारे प्रोडक्ट्स डिक्लाइन हो रहे हैं तो कंपनी ऑब्वियसली बिजनेस कम करेगी, डाउन जाएगी। तो क्या फ्यूचर प्रोडक्ट्स है कंपनीज के पास, राइट। जैसे अभी टेक्नोलॉजी कंपनीज है तो वो अभी ग्रोथ सेक्टर में है, टेस्ला है, राइट, ग्रोथ सेक्टर में है। फिर फिर कुछ इकोनॉमिक मोड्स करके भी होता है। अब इकोनॉमिक मोड का मतलब क्या है, आपने ये मूवीज के अंदर देखा होगा, एक किला होता है और एक किले के आजू बाजू में वो लोग गड्ढा खोदते हैं, वहाँ पे पानी होता है, वहाँ पे मगरमच्छ भी होते हैं, राइट,
तो ऐसा क्यों करते हैं? किले को प्रोटेक्ट करने के लिए, कि डायरेक्ट कोई हमला ना कर सके। तो ऐसे में ये भी देखना पड़ता है कि बिजनेस के अंदर कुछ स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है क्या नहीं, राइट। तो अभी मान लो पेंट इंडस्ट्री है, तो पेंट इंडस्ट्री के स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स क्या है, राइट। क्योंकि वो पेंट का रॉ मटेरियल जो है, मान लो एशियन पेंट्स के पास ही है, एशियन पेंट्स के पास ही है, मतलब उसका मैक्सिमम रॉ मटेरियल उसी के पास है, तो कोई कंपटीशन उसको ओवरटेक कर ही नहीं सकता, क्योंकि पेंट बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल लगता है मैक्सिमम एशियन पेंट्स के पास ही है, राइट। उनका मैन्युफैक्चरिंग है, तो हर किसी का कुछ ना कुछ इकोनॉमिक मोट होता है, किसी का हिंदुस्तान यूनिलीवर का डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है, वो डिपेंड करता है। तो हमें वो भी समझ में आना चाहिए कि कौन सा बिजनेस मतलब प्रोटेक्टेड है। ऐसा नहीं है कि कोई भी आके उस बिजनेस को उड़ा डाले, टेम्पररी बिजनेस ना हो। हम लोग मैनेजमेंट को भी देखते हैं, तो क्या आप ऐसी मैनेजमेंट चाहेंगे कि ऐसी मैनेजमेंट चाहेंगे, ये कॉमन सेंस है। हम लोग ऐसे ही देखते हैं कि मैनेजमेंट की नीयत कैसी है, राइट। ऐसी कंपनीज में हम लोग कभी नहीं इन्वेस्ट करते। तो ये सारी चीजें हम लोग देखते हैं। तो इन शॉर्ट हम लोग क्या देखते हैं? कंपनीज जिनका स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स है, फास्ट ग्रोइंग है, वेल मैनेज्ड है, कंपटीशन में सबसे बेस्ट है, अंडर वैल्यूड है, फिर उसके रिलेटेड हम लोग रिस्क देखते हैं। तो ऐसा सारी चीजें जो है हम लोग एनालिसिस करते हैं। अब इसका मैं केस स्टडीज आपको बताऊंगा, ठीक है। तो यूट्यूब पे आप केस स्टडीज देख सकते हो, मैं आपको यूट्यूब पे लेके चलता हूँ। तो अभी ये एक वीडियो है, कोरोना से करोड़पति करके दिया हुआ है, देखो, बेस्ट स्टॉक इन्वेस्टमेंट। इसका डेट मैं आपको बता देता हूँ। तो आप ये देख सकते हो, 5 अप्रैल का वीडियो है ये, ठीक है। बेस्ट स्टॉक टू इन्वेस्ट आफ्टर कोरोना, राइट। तो यहाँ पे मैंने एशियन पेंट्स का एक केस स्टडी दिया हुआ है, राइट। तो आप ये पूरा वीडियो देख लीजिए, जिसके अंदर मैंने काफ़ी अच्छा खासा एनालिसिस किया है। तो प्रैक्टिकल चीज़ आपको पता चल जाएगा, राइट, कि कैसा होता है, राइट। तो पूरा आपको एनालिसिस मिलेगा इसके अंदर। और फिर बाद में मैंने मतलब फंडामेंटल एनालिसिस किया हुआ है, फिर बाद में मैंने टेक्निकली आपको बताया हुआ है। तो टेक्निकली मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, मैंने यहाँ पे दिया हुआ था, ये लेवल दी हुई थी, ठीक है। मैंने यहाँ पे 1300 1400 बोला है, लेकिन एक्चुअली ये 1500 लेवल है। आप देख सकते हैं मैंने लेवल मार्क की है, ठीक है। तो ये इस प्लानिंग किया था मैंने, एंट्री लिया था, फिर बाद में वापस से एंट्री लेना था। तो आप देख सकते हो उसका। सो ये वो जोन था, ठीक है, 1500 का लेवल वाला। और यहाँ पे आप देखिए कि कैसा चार्ट हुआ था। सो यहाँ पे हम लोग थे जब हम लोग एनालिसिस कर रहे थे यूट्यूब के ऊपर। फिर यहाँ से वो नीचे नहीं आया, यहाँ से डायरेक्टली ऊपर चला गया। और जैसे कि मैंने वीडियो के अंदर भी बताया हुआ है यूट्यूब के, कि रिसेशन भी हो रहा है तो भी कंपनीज अच्छी करती है, क्योंकि अच्छी कंपनीज अच्छी ग्रो करती है, राइट, फंडामेंटली स्ट्रांग एंड ऑल। तो क्यों फंडामेंटली स्ट्रांग है, उसका क्या बेनिफिट है, इस इकोनॉमिक क्राइसिस में उसको कितना बेनिफिट हुआ है, वो सारी चीजें बताई हुई है। फिर बाद में ऊपर में जाके हमने बेचा था, जब मैंने यहाँ पे खरीदा था। तो आप देख सकते हो वापस इस लेवल पे आया कभी 19 मई को, राइट। तो जस्ट हाल ही में यहाँ पे आया था। तो आप देख सकते हो कि जो लेवल्स हमने मार्क की थी कि कैसे काम करती है, फिर यहाँ से वापस ऊपर गया था। अभी कैसा है कि जब भी हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, यहाँ पे सिर्फ मैंने स्टॉप लॉस नहीं दिया हुआ है। तो इसलिए नहीं दिया हुआ है क्योंकि जब भी हम लोग इन्वेस्टमेंट करते तो हम लोग स्टॉप लॉस नहीं लगाते। हाँ, लेकिन जब भी हम लोग इन्वेस्टमेंट के अंदर 2 3 लेवल देते तब भी हम लोग स्टॉप लॉस लगाते, ठीक है। लेकिन आप समझ सकते हैं कि ये हमने फंडामेंटल एनालिसिस किया, टेक्निकल एनालिसिस किया और ट्रेड लिया, और ऐसे हम लोग इन्वेस्टमेंट्स या ट्रेडिंग करते हैं, ओके। तो ये केस स्टडी है। तो ऐसे और भी चीज़ें हैं जो आप देख सकते हो, ठीक है। जैसा मैंने इन्वेस्ट कोरोना करके वीडियो था वो आप देख सकते हो, राइट। फिर ये और एक वीडियो है जो मैंने ऑप्शंस का वीडियो दिया था। यहाँ पे हमने ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में, हालांकि ये ट्रेड हमें मिला नहीं,
ठीक है, मैंने HDFC बैंक का एग्जांपल दिया हुआ था, लेकिन एक सिमिलर एग्जांपल हमने ITC में पिछले महीना किया। अब आप बस एक्सप्लेनेशन यहाँ पे देखिए कि मैंने वो ऑप्शंस का एक्सप्लेनेशन कैसा दिया हुआ है। हालांकि वो HDFC बैंक में काम नहीं किया क्योंकि वो उस टाइम पे उस प्राइस पे आया ही नहीं था, लेकिन मैं आपको ITC के बारे में बताता हूँ। तो दरअसल ये लेवल हमने लिया था 150 रुपए का। तो ट्रेड हमने यही लिया था कि यहाँ से जब प्राइस नीचे आ जाएगी, ओके, तो हमने यहाँ पे तो जो पुट था वो सेल किया था। ओके, सो यहाँ से नीचे आने के बाद पुट सेल किया था। अब जब पुट ऊपर जाएगा तो भी हमको बेनिफिट है, प्रीमियम मिलेगा। यहाँ पे आके टाइम पास करेगा तभी हमको प्रीमियम मिलेगा, और जब यहाँ पे आएगा तो हम लोग शेयर खरीद लेंगे। जबकि यहाँ पे आया ही नहीं वो, तो हमें प्रीमियम मिला, ठीक है, शेयर नहीं मिला लेकिन प्रीमियम तो मिल गया। अगर मान लो यहाँ पे आ जाता और अंदर तक चला जाता तो भी हमारे पास चांस था कि अगर हमको एग्जिट करना है तो निकल भी सकते। तो इससे क्या होता है कि या तो हमारा रिस्क फ्री ट्रेड हो जाता है, हमको एक्स्ट्रा प्रॉफिट मिल जाता है, या फिर रिस्क काफ़ी कम हो जाती है, तो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो हमारा बढ़ता है। तो ऐसे ऑप्शंस का भी इस्तेमाल हम लोग करते हैं। तो ये सारी प्रैक्टिकल केस स्टडीज है जो आप देख सकते हो बाद में। तो चलिए अभी देखते हैं नेक्स्ट लेसन, और मिलते हैं हम लोग अगले लेसन के अंदर। थैंक यू वेरी मच, हैप्पी ट्रेडिंग।